सर, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्मॉल कैप के अंदर लोग क्यों निवेश करते हैं। उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन में स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। आप सोच कर देखिए, आपने यही सेम चीज़ों को सोचकर आपने किसी स्मॉल कैप फंड के अंदर निवेश कर दिया अपने पैसे को, लेकिन लंबे समय के बाद आपको मालूम पड़ा कि भाई मैंने जिस फंड के अंदर निवेश किया है उसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया, अपने पेयर्स को कंप्लीट और उसको कैटेगरी एवरेज के जो दूसरे फंड्स है उसको भी बीट नहीं किया, उसके रिटर्न्स को बीट नहीं किया है। तो मैंने जिस फंड के अंदर निवेश किया है उसने तो नहीं दिया अच्छा रिटर्न्स, लेकिन अगर मैं किसी और फंड जो कि सेम कैटेगरी है वहां पर निवेश किया होता तो मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले होते, जहां पर वो अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया होता और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट किया होता। तो जरूरत क्या होती है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना सर, तो उस समय पे आपको बहुत ही सोच समझदारी के साथ फंडामेंटली पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। ऐसे हम 3 से 4 फंड के बारे में बात करेंगे जहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स नहीं मिला है। खासतौर से पिछले 1 या 2 ईयर्स में देखेंगे तो उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और कुछ फंड्स तो ऐसे हैं जिनके लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे नहीं है, अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पाया है, जबकि उनके एक्सपेंस देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे कुछ फंड्स है जिसके बारे में आज बात करेंगे, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले हम आइए डिटेल्स को देख लेते हैं, कौन कौन से फंड्स हैं और वहाँ पर क्या क्या बुराई है, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि भाई प्रॉब्लम आखिर है क्या। ठीक है ना। देखिए, यहाँ सबसे पहले नंबर पे आ जाता है यूटीआई स्मॉल कैप फंड। ठीक है ना। इसको सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप कि भाई पिछले 2 सालों में इसने क्या रिटर्न्स दिया है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भाई यहाँ पर इसके एयूएम को अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा एयूएम नहीं है, 4872 करोड़ का एयूएम सिर्फ और सिर्फ है। ठीक है। एक्सपेंस यहाँ पर देखेंगे तो 0.68% का एक्सपेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और पिछले 1 या 2 ईयर्स में अगर देखेंगे तो पिछले 1 ईयर में देखिए 6.86% का रिटर्न्स दिया है, और यहाँ पर देखेंगे 2 साल में तो 10.31% का रिटर्न्स दिया है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम इस मतलब अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से लगभग ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कम रिटर्न्स देता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे भाई आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, इसको ज़रा हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर जो डिटेल्स हैं उसको ज़रा आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर इसके एयूएम को देखें तो 5253 करोड़ का एयूएम देखने को मिल जाता है, जबकि इसका मैं आपको बताऊं तो एज की अगर बात करूं तो बहुत पुराना फंड है। यहाँ पर एक्सपेंस देखेंगे तो 0.79% का एक्सपेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद पिछले 1 ईयर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 10% का रिटर्न्स दिया है, और 10 से 11% का पिछले 2 ईयर्स में देखेंगे तो 7% का रिटर्न्स दिया है। और उसके अलावा अगर दूसरे टाइम ड्यूरेशन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन में अपने कैटेगरी एवरेज को इस फंड ने बीट नहीं किया है। देखिए, 5 साल में अगर हम बात करें तो 15.5% और यहाँ पर 18% का रिटर्न्स है। पिछले 7 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर 16% के रिटर्न्स है, और दूसरे कैटेगरी एवरेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 20% के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कैटेगरी एवरेज में 17% के रिटर्न्स है, 17.5% के लगभग हैं। ठीक है, 10 सालों के टाइम ड्यूरेशन में, और यहाँ पर 14.5% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है PGIM इंडिया। ठीक है ना। इसको ज़रा हम क्लिक करें, यहाँ पर देखेंगे तो भाई यहाँ पर एक्सपेंस आपको 0.61% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर 1539 करोड़ यानी 1500 करोड़ का एयूएम सिर्फ और सिर्फ देखने को मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर अगर पिछले 1 ईयर में देखेंगे तो ये 10% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 2 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 9% 9% का रिटर्न्स दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में देखेंगे तो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न्स दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना ये फंड है नहीं है, इसका 5 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। इसके अलावा एक फंड और भी आता है LICMF, इसको ज़रा आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर अब देखें इसने तो हद ही कर दी भाई साहब। देखिए, यहाँ पर जो है इसके एयूएम की अगर बात करें तो 660 करोड़ के एयूएम है सिर्फ और सिर्फ। एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर 1.47% का एक्सपेंस ये चार्ज कर रहा है भाई, जबकि ये डायरेक्ट है। अब सोचो कि भाई रेगुलर प्लान जो भी इसका लेगा वहाँ पर कितने एक्सपेंस होंगे। 1.5% का एक्सपेंस जब इसके डायरेक्ट प्लान में, तो रेगुलर प्लान में और भी 1.5% हो सकता है बढ़ जाए।
आप चेक कर लेना भाई, ठीक है। इसके रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे घटिया अभी तक 2-3 फंड के बारे में बात किया, सबसे बुरा यहाँ पर यही जा रहा है, दूसरे नंबर पे है। पिछले 1 ईयर में ये 7-8% का रिटर्न्स दिया है, पिछले 2 ईयर्स में देखें ना तो यहाँ पर 6-6.5% का रिटर्न्स दिया है। तो इस तरह का रिटर्न्स ये देकर रखा हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर अलग के टाइम ड्यूरेशन में देखेंगे तो वहाँ पर रिटर्न्स थोड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। ये फंड्स हैं कुछ ऐसे जो कि पिछले 1-2 सालों के अंदर बहुत अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स बनाकर नहीं दिया है। इसके पीछे का रीज़न क्या रहा है उसको हम समझते हैं। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो मुझे मालूम है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमने किस किस फंड के बारे में बात किया है। अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है आदित्य बिरला सन लाइफ के बारे में मैं कहना चाहूँगा। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इन तमाम तरह फंड्स के पीछे जो बर्बादियों के रीज़न हैं, इन तमाम तरह फंड्स की बर्बादियों के जो रीज़न हैं वो क्या हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आदित्य बिरला के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ एक ऐसी एएमसी है इंडिया के अंदर जो कि बहुत पुरानी एएमसी है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई इसके अक्सर फंड्स है जो कि पुराने हैं। एएमसी पुरानी है तो भाई फंड्स भी पुराने होंगे। कई सारे ऐसे स्कीम हैं जो कि बहुत बहुत पुराने हैं, लेकिन इसके अक्सर स्कीम्स के रिटर्न्स आप जब देखेंगे तो आपको अफसोस होगा देखकर। मतलब क्या है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स बनाकर नहीं दे रहे हैं। इनके एक्सपेंस एकदम बिल्कुल ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे, या नहीं भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक रहते तो इतने तो रहते हैं कि नॉर्मल फंड से के मुकाबले में इनके रिटर्न्स कुछ अच्छा रहता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये रिटर्न्स बनाकर नहीं देते हैं। इसकी एक स्कीम का हाल नहीं है, इसके अक्सर स्कीम का यही हाल है। इसलिए भाई ये एमसी की अगर मैं बात करूँ तो आदित्य बिरला तो मुझे बिल्कुल सिरे से पसंद ही नहीं है भाई। ये पूरी एमसी की मैं बात कर रहा हूँ और इसके पूरे ओवरऑल स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है। इसके अक्सर स्कीम का यही हाल है, ठीक है। LIC MF की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपने देखा है कि रिटर्न्स ठीक ठाक है। लॉन्ग ड्यूरेशन में अपने पीयर्स को बीट किया है, अपने कैटेगरी एवरेज से ऊपर उठकर रिटर्न्स दिया है। और शॉर्ट ड्यूरेशन के 1 ईयर 2 ईयर्स के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि एक्सपेंस इसके डायरेक्ट प्लान के आपने देखा है कि 1.46% का लगभग एक्सपेंस, मतलब ये कह लीजिए कि भाई लगभग 1.5% का एक्सपेंस वहाँ पर चार्ज किया जा रहा है डायरेक्ट प्लान के अंदर। तो सोचे कि रेगुलर प्लान का क्या हाल होगा सर जी, हैं, सोच कर देखें। तो ये एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा हार्ड लिया जा रहा है भाई। आप इतना भी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि आप इतना ज़्यादा हाई लेवल का मतलब एक्सपेंस आप चार्ज करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी के दो और है, जैसे मैं आपको बताऊँ तो PGI इंडिया है, उसके बाद एक और भी है कोई, समझ रहे हैं ना। ये सारे फंड अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर बैठा हुआ है। अब इन तमाम तर चीज़ों के पीछे और इन बर्बादियों के पीछे रीज़न क्या है, इस बात को समझिए। सबसे पहले रीज़न ये है कि हाई कैश होल्डिंग, समझ रहे हैं ना। जब मार्केट बहुत ही अच्छे लेवल पे ऊपर की तरफ जा रहा था, मार्केट बिल्कुल ही कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा था, तब ये लोग कंजर्वेटिव बनकर जो है ना बहुत बहुत कैश लेकर बैठा हुआ था। क्यों कि मार्केट गिरेगा तब जाकर हम निवेश करेंगे। तो इसने क्या किया है, मार्केट गिरेगा तब हम निवेश करेंगे के चक्कर में इसने जो रैली जहां पर रिटर्न्स बनाना चाहिए वो रैली को मिस कर दिया है, और जिसकी वजह से आज के डेट में इसके रिटर्न्स बहुत ही कम है। दूसरी चीज़, दूसरा प्रॉब्लम क्या है इन फंड्स के अंदर कि अक्सर फंड्स ऐसे हैं जिनके एक्सपेंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस ये चार्ज कर रहा है। और चार्ज जो एक्सपेंस करते हैं, वो चार्ज जो काटा जाता है एक्सपेंस के रूप में, वो कहाँ से काटा जाता है भाई, वो यहीं से तो काटा जाता है। जो रिटर्न्स बनते हैं इन्वेस्टर्स के, उसके रिटर्न्स में से काट लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए रिटर्न्स वहाँ पर कम दिखते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा रिटर्न्स दिखता एक्सपेंस अगर नहीं काटा जाता तो काटना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये है कि थोड़ा ज़्यादा कट रहा है इन फंड्स के अंदर, ठीक है ना। और तीसरे प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ सर जो, तो यहाँ पर तीसरे प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ कि सेक्टर एलोकेशन इन लोगों ने गलत करके रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। सेक्टर एलोकेशन मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेक्टर के कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर करके रखा हुआ है, और जहां पर हाई एक्सपोजर है उन कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और जिसकी वजह से उसके डाउनफॉल की वजह से इन फंड्स के रिटर्न्स के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है।
तो ये कुल 4-5 रीज़न है, जिसके 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से भाई इन फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को जीना हराम कर दिया है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम थे। इसके अलावा और भी जो कुछ भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये कुछ मेजर प्रॉब्लम थे जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वैसे एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ये ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।